वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स गपशप में। मैं हूं तमन्ना और मैं हूं मोनिका। और आज हमारे साथ हैं सूरतगढ़ आकाशवाणी के ब्रॉडकास्टर, साहित्य प्रेमी और मशहूर एंकर मिस्टर राजेश चड्ढा जी। वेलकम सर। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स गपशप में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपको आपकी किताब मेरे प्रतिमान की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस किताब के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? मेरे प्रतिमान पुस्तक की जहाँ तक बात है तो नाम से आपको स्पष्ट है कि प्रतिमान यानी एक आदर्श है या जिसका हम अनुसरण करते हैं। तो मेरा पढ़ना मेरी रुचि है, अध्ययन मेरी रुचि में शामिल है। तो मैंने जो पढ़ा उस एक रचनाकार को, एक व्यक्ति को, चाहे उसके व्यक्तित्व को लेकर के या किसी एक थॉट को लेकर के जब कुछ भी पढ़ा गया तो उसके बाद में उसको एक छोटे आर्टिकल की शक्ल में कहने की मैंने कोशिश की। और जब वो बहुत कुछ हो गया तब लगा कि एक पुस्तक की शक्ल उसकी हो जानी चाहिए जो कि पाठकों को शायद अच्छी लगेगी। अब उसमें क्या बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। उसमें आप साहित्यकार भी सम्मिलित हैं, उसमें थिंकर भी सम्मिलित है। मसलन अगर मैंने सुकरात को पढ़ा तो मुझे लगा कि सुकरात को किसी भी व्यक्ति को सुकरात के बारे में अगर जानना है, पढ़ना है तो वो बड़ा मुश्किल है, रुचि भी नहीं होगी उसकी, नाम से वो परिचित होगा। तो वो एक आर्टिकल कम से कम सुकरात के थॉट को आप तक पहुंचाएगा या किसी और व्यक्ति के या किसी और रचना की, किसी पुस्तक की या किसी ऐसी एक विचार पर। शिक्षक एक विषय है, तो शिक्षक को लेकर के जो कुछ आज के समय में जिस सोच के साथ हमें प्रगतिशील होना चाहिए वो बात मैंने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। तो सर की ये किताब है मेरे प्रतिमान। आप सभी इस किताब को ले सकते हैं और डेफिनेटली जैसा कि सर ने बताया कि इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बेस्ट थिंकर्स जो उन्हें लगते हैं उनके बारे में इसमें लिखा है। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपको अपनी लाइफ के अंदर सबसे बेस्ट थिंकर या बेस्ट कवि, मतलब आपने अपनी बुक के अंदर काफी सारे डाले हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा जिसने इफेक्ट किया हो ऐसा कौन लगता है? दरअसल ये ऐसा सवाल है तमन्ना, जिसमें क्या होता है कि जब आप अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना जब आप शुरू करते हैं तब जाहिर सी बात है, इसको इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि एक प्राइमरी एजुकेशन जब बच्चा लेता है उस समय जो वो किताबें पढ़ता है, फिर जब वो मिडिल तक आ जाता है तो वो किताबें उसके लिए बेमानी हो जाती हैं। फिर जब वो मैट्रिक तक आता है तो फिर पिछली किताबें बेमानी हो जाती हैं। इस तरह से आपकी जब पढ़ने की, लिखने की यात्रा शुरू होती है तो शुरुआत जब होती है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़े लोगों को पढ़ा जाता है। अगर आपको कहानी पर पढ़ना है तो या राजस्थान के जो रचनाकार हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे कविता में अगर आपको पढ़ना है तो छंद को विधिवत रूप से जानना है, निराला को आपको पढ़ना पड़ेगा या और बहुत सारे लोग हैं। तो समय के साथ आपकी वो सारी चीज़ें बदलती चली जाती हैं। आज के समय में मुझे लगता है अब जो मुझे पसंद है, जो कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ समीक्षाएं होती हैं, ऐसी पुस्तकें मुझे अच्छी लगती हैं। और जैसे या कुछ ऐसे वृत्तांत हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर मैं अपने पसंद की पुस्तकों का जिक्र करना चाहूँ, क्योंकि रचनाकार तो इतने हैं कि हम किसको छोड़ेंगे और किसको सम्मिलित करेंगे। तो पुस्तकों के बारे में तो एक रूस के रचनाकार हैं रसूल हमज़ातोव, उनकी एक पुस्तक है मेरा दागिस्तान। वो इतनी अद्भुत पुस्तक है कि मुझे लगता है कि वो हर साहित्य प्रेमी को पढ़नी चाहिए। वो अपने स्थान के बारे में, अपनी लोक जो भाषा है उसके बारे में, अपनी लोक संस्कृति के बारे में उन्होंने इतने विस्तार से समझाया है कि एक जगह जैसे वो बात कर देते हैं कि वो अपने गांव की, जब वो अपने पिता के बारे में कहते हैं रसूल, कि जब उनके पिता अपने गांव का जिक्र करते थे तो उसको यूँ लगता था कि जैसे ये पता नहीं कोई न्यूयॉर्क का जिक्र कर रहे हैं, कोई बड़े शहर का जिक्र। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैंने उसी नजरिए से देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो ये इस तरह की चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं वो मुझे लगता है मुझे भी अच्छी लगती हैं और सभी को अच्छी लगती हैं। तो एक तरीके से पुस्तकों में मतलब हमारे नजरिए को रिप्रेजेंट करना, लिखना, उसी को बोलते हैं। अब पुस्तकों से प्रेम का सबसे बड़ा तो कारण ये है कि वो आपके स्वाध्याय में शामिल है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रचना को जब आप पढ़ते हैं आपको वो क्यों अच्छी लगती है?
वो इसलिए अच्छी लगती है कि हमारे आसपास की वो बात होती है, कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पाते हैं। हम रिलेट कर पाते हैं, हमें लगता है कि ये हमें अच्छी लग रही है और वो अच्छी लग रही है तो ये आपके अपनी रुचि पर, मान लीजिए आप लोक संस्कृति से प्यार करते हैं तो आपको लगेगा कि रसूल हमजा को पढ़ना चाहिए या बेगड़ जी को पढ़ना चाहिए जिन्होंने नर्मदा की पूरी यात्रा की, उस पर किताबें लिखी, या जो संस्मरण है राजस्थान के डॉक्टर सत्यनारायण हैं उनके रिपोर्टाज पढ़ने चाहिए। तो ये चीजें आपके साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो ये पुस्तकों को लिखना और मतलब ये आप बोल रहे हो कि स्वरुचि बन जाती है, आपको अपने लाइफ में कब आपको फील हुआ कि आपकी स्वरुचि, क्योंकि एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जहाँ तक हमने सुना है आपका कॉमर्स लाइन का, बैंकिंग आप फील्ड में जाना चाहते थे, ये हमने सुना हुआ है। तो मतलब आपकी लाइफ में कब ये टर्निंग पॉइंट आया कि आपने एंकरिंग को अपना करियर पॉइंट बनाया और आपने लिखना? और ये दरअसल जब शुरुआती स्कूल एजुकेशन जब चल रही थी हमारी, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो हनुमानगढ़ उस समय में कोई बहुत विकसित क्षेत्र नहीं था, तो जिला हेडक्वार्टर है वो, लेकिन उस समय में नहीं था। आपको वही जो छोटी जगह पर होते हैं जिस तरह कस्बों में होते हैं, 2 स्कूल मिलेंगे, 1 कॉलेज मिलेगा, और ना आपके पास में कोई ऐसे गाइड होंगे कि जो आपको गाइड करवाएं कि आपको जीवन में क्या करना है। ये वो दौर था दरअसल। तो वहाँ कुछ तो मित्र ऐसे थे कि वो साहित्यिक रुचि के मित्र थे, तो हम लोग पढ़ा करते थे। और पढ़ने के नाम पर क्या था कि आज हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चों के पास अपने वक्त को पढ़ाई से अलग अलग गुजारना चाहते हैं, तो उनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और न जाने कितने तरह के गेम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उस समय में आप उसमें चयन करना मुश्किल है। लेकिन वो समय ऐसा था जब आउटडोर गेम्स होते थे, और अगर आपकी एक बेहद रुचि है आउटडोर गेम्स में तब आप उसमें चले जाते थे। तो वो रुचि दुर्भाग्य से थी नहीं कि हम बाहर जा करके कुछ खेलें, कभी खेल लिया तो वो अलग बात है। आप किताबें पढ़ने लगे, और किताबें जिस तरह से पहले कुछ किराए पर मिलती थी, आपने पढ़ी फिर वापस दे दी, और फिर उस गर्मी की छुट्टियां होती थी जिनमें पढ़ते थे आप, तो यूं पढ़ना। और पढ़ने के बाद में फिर जब कॉलेज एजुकेशन में गए तब थोड़ा बहुत फिर हम लोग लिखने लगे। तो वहाँ की जो लोकल पत्रिकाएं थी उनमें वो 2-3-4 मित्र थे, हम लोग लिखने लगे। तो वो ऐसा होता था कि उस समय में लिखने वाले भी बहुत यूं ज़्यादा नहीं होते थे, तो कभी कभी ये होता था कि वो लोकल पेपर जो छपता था तो वो शाम को हमें कॉलेज से जब 4 बजे क्लास ऑफ होती थी हमारी, तो वो हमें इंतज़ार करता हो कि जल्दी आओ, आप मेरी जगह खाली पड़ी है, दो कविता को। तो ऐसे तो हमें लगता था कि बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, जबकि कुछ नहीं था। ठीक है, जो मन में आया वो अपनी बात वो कह दी। धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ जब हम ग्रेजुएशन हमने किया, उसके जस्ट बाद में पीजी के बाद में यहाँ रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो गई सूरतगढ़ में। सबसे पहले तो शायद आपने उदयपुर में। जी हाँ, बहुत समय हो गया, सेवानिवृत्त हुए। गोकुल गोस्वामी हुआ करते थे, और मोहम्मद सलीम करके एक उद्घोषक थे। तो उन लोगों ने हमें ये कहा कि आपका तो उच्चारण भी अच्छा है और ये भी अच्छा, आपको रेडियो में आना चाहिए, ऐसे ऐसे ही करके। तो हम लोग थोड़ा, उस समय में बेरोजगारी का भी दौर था, ग्रेजुएशन हो गए थे, तो बस वो फिर रेडियो के लिए एक बन गया, लक्ष्य ही ये निर्धारित कर लिया। तो हम, अब होता क्या है कि जब आप कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, और वो भी उस समय में जब बैंकिंग सर्विसेज को बहुत बेस्ट माना जाता हो, तब आप एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये बात जुड़ी रहती है कि आपको ठीक है बैंक एग्जाम है वो आप दे दीजिए और पास हो जाइए। तो हम लोग तो ऐसे थे कि हम देने जाते थे, क्योंकि हनुमानगढ़ सेंटर नहीं होता था, गंगानगर होता था, तो गंगानगर एग्जाम देने जाते थे। लेकिन एग्जाम देने की बजाय हम लोग, एक हमारे मित्र थे राकेश शर्मा, अब तो दिवंगत हुए, बहुत बड़े पत्रकार थे, और कमल नागपाल जी थे प्रताप केसरी, तो हम यहाँ समय बैठ करके निकाल करके शाम को लौटाते थे, और ये कह करके कि हाँ एग्जाम दे दिया। अब जब रिजल्ट नहीं आया तो कह देंगे ठीक है क्लियर नहीं हुआ, तो रुचि ही नहीं रही इस तरफ जाने। तो सर आपकी फैमिली का ये क्या रिएक्शन रहा जब आपने मतलब ये डिसाइड कर लिया कि नहीं आपको ये रेडियो में ही जाना है? क्योंकि मेरे साथ ये है कि हम लोग ना पढ़ी हुई फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली, जैसे मेरी मदर है तो वो अपने समय की +2 तक उन्होंने एजुकेशन ली। फादर मेरे पढ़े हुए थे, तो वो हिंदी इंग्लिश उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो अपनी रुचि निर्धारित करने में सिर्फ ये पूछा जाता था, जैसे 9वीं कक्षा में सब्जेक्ट शुरू होते हैं तो पूछा जाता था क्या विषय लेना है आपको, तो वो ये नहीं पूछा जाता था, किताबें लेकर के आते थे, पूछते थे क्या है ये, कॉमर्स है, कॉमर्स है, ठीक है अच्छी बात। तब कोई दखल नहीं होता था इस तरह से, तो हमने समय को देखते हुए सारा कुछ कर लिया। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में फिर एक बार ये मनाया कि बीएड की जाए,
एक बार ये मन आया कि हमें इंग्लिश में किया जाए, लेकिन जब वो 2-4 किताबें पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं ये अपने बस की बात भी नहीं है। फिर लॉ किया जाए, इस तरह वो भटकाव का दौर होता है, गाइडेंस नहीं होता। हाँ, क्योंकि कोई गाइडेंस, आज तो दुनिया भर के कोचिंग सेंटर है, आप इतनी अच्छी जगह पे काउंसलिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस समय में नहीं था। तो हमने फिर जुनून पैदा हुआ कि RAS का एग्जाम देना, तो RAS का पैटर्न अलग हुआ करता था। उस समय में एक साथ एग्जाम होता था, वो 6-7 सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद मैं इंटरव्यू किया। लेकिन जब एग्जाम की डेट आई तो पता लगा कि हमने जो सब्जेक्ट लिए हैं वही अपने आप में ऐसे हैं कि एक साइकोलॉजी, एक फिलोसफी जो जीवन में कभी नहीं पढ़ी, उन विषयों को लिया, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट तैयार थे, नहीं हो पाए। फिर ये रेडियो की तरफ जब यहाँ आना शुरू हुआ तो ये तब एग्जाम्स देने शुरू किए, 1 दिया 2, इस तरह 3-4 बार जो ये हुआ कि 4th, 5वीं, 6ठी बार में मेरा चयन हुआ, क्योंकि SSC लिया करती थी और वो बहुत कम पोस्ट होती थी और टफ कंपटीशन होते थे, और उसमें भी आपको 3 स्टेप होते थे। एक पहले रिटन क्लियर करेंगे, फिर आप अपना वॉइस टेस्ट क्लियर करेंगे, ऑडिशन जिसको बोलते हैं, और तीसरा फिर आपका इंटरव्यू होता था। तो कभी रिटर्न क्लियर हुआ तो ऑडिशन में रह गए, ऑडिशन तक पहुंच गए, तो इस तरह से चलता है। सर ये आज भी अभी होते हैं, मतलब अगर हमारा यूथ अभी भी इसको करियर के रूप में लेना चाहे तो आप सर क्या सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल है, अभी भी होते हैं। हालांकि अब जो देश में रोजगार की जो स्थिति है वो एक डिफरेंट है, वो अलग है। उस समय में अलग बात थी, आज अलग बात है, लेकिन प्रोसेस ही है अभी भी। आप रेडियो से आकस्मिक रूप से बहुत जल्दी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हर केंद्र अपने स्तर पर उसका आयोजन करवाता है, और उसमें भी वही पहले रिटन एग्जाम होता है, फिर आपका ऑडिशन होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, वो प्रोसेस वही कर रही है। तो आप अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं तो प्रसार भारती आजकल खुद अरेंज करता है अपनी तरफ से, पहले SSC करती थी। और कैजुअल के लिए जो आकस्मिक उद्घोषक होते हैं उनके लिए आकाशवाणी का जो केंद्र है जहां आप रह रहे हैं जिस क्षेत्र में, वो हमेशा कुछ समय बाद होते रहते हैं जब जब उनको जरूरत पड़ती रहती है। कहा कि मैं कभी आकस्मिक रूप से रेडियो से नहीं जुड़ा, मेरा चयन ही हुआ उदयपुर के लिए। मुझे उदयपुर पोस्टिंग मिली जब SSC से मेरा हुआ था, तो वहाँ मैंने लगभग 6 साल तक काम किया, और 6 साल बाद फिर मैंने, चूंकि मेरा घर ये था तो कोशिश ये रही कि हमारे तो पूरे देश में कहीं भी भेजा जा सकता है जहाँ हिंदी बेल्ट है या जोन हमारा है, राजस्थान जोन है, लेकिन ये क्षेत्र हनुमानगढ़ बिलोंग करता था, और मन था कि जहाँ से हमने रेडियो के लिए प्रेरणा ली वहीं आकर के हम अगर अपनी सेवाएं देंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ वो एक जुनून होता है कि अपने लोगों के बीच जब अपनी बात कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए फिर या अच्छा वहाँ रह करके ये मौका मिला रेडियो में कि अच्छे लोगों से काम करने का उनके साथ मौका मिला। मुरली मनोहर मंजुल के नाम से आप परिचित हैं, वो हमारे स्टेशन डायरेक्टर है सबसे नंबर 2 पर। पहले SS मूर्ति थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, तेलुगु के इतने अच्छे थे कि उनके धारावाहिक चलते हैं भी। फिर मुरली मनोहर मंजुल आ गए जो विश्व विख्यात क्रिकेट कमेंट्री में जाने जाते हैं, और इसके अलावा इकराम राजस्थानी बहुत बड़ा नाम है, जिसने राजस्थानी जिन्होंने गीत लिखे हैं अंजन की सिटी में, और ये सारे गीत उन्हीं के लिखे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर वहाँ चांद शिवपुरी थे, आपने फिल्मों में ओम शिवपुरी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उनके बड़े भाई थे चांद भाई। तो उनसे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, बहुत बुजुर्ग थे लेकिन अब वो दिवंगत हो गए। तो ऐसे इन लोगों के साथ काम करने का जब मौका मिला, फिर उदयपुर शहर ऐसा था कि जहाँ विजिटर्स का आना जाना होता रहता था, और कभी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कभी राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो उनको कवरेज करने के लिए जाना। तो जब आप बड़े लेवल पर काम करते हैं और राष्ट्रीय स्तर के प्रसारणों के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपका आत्मविश्वास आ जाता है आपने। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से मिली। वहाँ 6-7 साल तक ये मुझे वहाँ अवसर मिला कि जब हमारे राष्ट्रपति थे R वेंकटरमन, वो अपनी निजी यात्रा पर आए थे, तो उनसे एक 10-15 मिनट का एक इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। फिर वो नेशनल लेवल पर ब्रॉडकास्ट भी हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर। और ये बहुत सारे प्रकाश पदुकोण से मिलने का मुझे अवसर मिला, जो वहाँ वो किसी एक कार्यक्रम में आए थे, सुनील दत्त से उनसे बात करने का मौका। तो वहाँ आवागमन होता रहता है बड़े लोगों का, तो वहाँ सीखने का मौका मिला। जब आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं तो बहुत कुछ आप सीख जाते हैं, जब आप बात करते हैं, उनको सुनते हैं। और एजुकेशन का तो एक हब है उदयपुर, तो वहाँ से फिर सूरतगढ़ आना हुआ। सूरतगढ़ तो अपना क्षेत्र है ही, यहाँ आकर के फिर और निरंतर सारी चीजें चलती रही। एक बात और साथ रही कि मैंने एजुकेशन को कभी छोड़ा नहीं।
अच्छा। जब मैंने उदयपुर ज्वाइन किया तो सुखाड़ी यूनिवर्सिटी से मैंने एमकॉम तो मैंने किया हुआ था, मैंने इकोनॉमिक्स में एमए कर लिया वहीं निजी तौर पर। और उसके बाद में फिर मैं जब यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आ गया तो मैंने यहाँ से बीजीएमसी किया जर्नलिज्म, डिग्री किया। फिर मैंने एमजेएमसी किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया। हुई ये पूरी तरह से अभी भी शेष है लेकिन हो चुकी है, तो वो लगातार चलता है। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बनने के पीछे जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि मेरा अध्ययन और मैंने अपने आप को अपडेट रखा, जुड़ा रहा, पढ़ने में मेरी रुचि रही। ये सारी चीज़ें आपको अच्छा व्यक्तित्व बनाती हैं, एक अच्छा इंसान बनाती है। वो कहते भी है ना सर कि हमेशा अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट बने रहिए। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से आप जो है इतने अच्छे ब्रॉडकास्टर बन पाए हैं। तो सर अब आप जो है एक शेर हमारे दर्शकों को सुना दीजिए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि हम एक्चुअल में राजेश चड्ढा जी से बात कर रहे हैं। जी, वो एक पंक्ति लिखी थी मैंने। हम लोग एक बार यहाँ से एक सामाजिक संस्था के माध्यम से बाघा बॉर्डर पर गए थे और हमने वहाँ की फोर्सेस को अपनी फोर्सेस की तरफ से एक बहुत बड़ा मोमेंटो बना करके दिया था और उसमें मेरी पंक्तियां लिखी हुई थी। अच्छा। जो एक सौहार्द को लेकर के रेडियो से जुड़ा रहा तो पड़ोसी देश से भी जुड़ा रहा। तो वो पंक्तियां हुई थी कि वो कोई दूर से आता दिखाई देता है, वो कोई दूर से आता दिखाई देता है, समेटे फासले लाता दिखाई देता है। वो कोई दूर से आता दिखाई देता है, समेटे फासले लाता दिखाई देता है। और तलाशो तुम आंखों में निमंत्रण, तलाशो तुम आंखों में निमंत्रण, मुझे दरवाजा बुलाता दिखाई देता है। वाह सर, क्या बात है। तो ये वो कोशिश थी कि हम किस तरह से सौहार्दपूर्ण संबंध हम बना पाए, क्योंकि ये है कि चाहे कोई भी माध्यम हो, असली मकसद तो वही रहता है कि हम सद्भाव कैसे पैदा करें, हम प्रेम किस तरह से प्रेम को सींच पाए। तो वो एक कारण था। अच्छा, एक रेडियो की जब बात होती है तो एक बहुत सारे प्रोग्राम रेडियो में मैंने किए, ड्रामा भी किए, फीचर भी किए, इंटरव्यूज बहुत सारे थे और साहित्यिक कार्यक्रम किए। और एक पंजाबी प्रोग्राम जो था जिसका मैं अगला जिक्र उसी के करने वाली थी, आपने पड़ोसी मुल्क का नाम लिया। आपका जो फेमस प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू आता था, वो भी मतलब उसमें भी पड़ोसी मुल्क से काफी प्यार मिला, खासकर पाकिस्तान से। सर उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसकी थीम आपने कैसे सोची और कैसे शुरुआत? हम इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि जो हमारा क्षेत्र है उसमें एक तरफ हरियाणा की सीमा लगती, एक तरफ पंजाब की सीमा लगती, और दूसरा ये है कि हम गंगानगर राजस्थान में है, लेकिन जो बाहुल्य है वो पंजाबी भाषी लोग ज्यादा है। 60-40 का रेशो मान के चलते हैं कि 60% पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी हैं नहीं, पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी भाषा के जानकार, और 40% वो हैं जो पंजाबी नहीं बोलते। तो इसको देख करके डायरेक्टरेट ने हमारे यहाँ एक आदेश भिजवाया कि आपके यहाँ से कार्यक्रम आधे घंटे का एक कार्यक्रम शुरू होना चाहिए पंजाबी। तो यहाँ जब आया तो हमारे स्टेशन डायरेक्टर ने उस समय पंजाबी भाषी, चूंकि मेरी मातृभाषा पंजाबी, तो उन्होंने मुझे बुला करके पूछा कि आप अगर करें तो हम इसको अप्रूव कर दें, वहाँ भेज देंगे तो लिख देंगे, नहीं करेंगे तो मेरे घर जरूर करेंगे। आप क्यों भेज दो, मैं कहूँगा आपको क्या आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो मैंने अपने ऊपर वो सारी बात ले ली। फिर उसके बाद में हुआ कि अनुमति मिल गई प्रोसेस के अंदर, अनुमति मिली तो फिर सबसे पहले ये था कि उसकी एक सिग्नेचर ट्यून बनाई गई, आरंभिक संगीत उसका बनाया गया, तो वो सिग्नेचर ट्यून का चयन किया गया, फिर नाम का चयन किया गया। तो ये वो एक सूत्रीय कार्यक्रम था। जो हमारे अधिकारी थे उनका स्वतंत्र रूप से ही रहता था कि आप करें, क्योंकि आप जानते हैं आप जो करेंगे बेस्ट करेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। और फिर मैंने उसको शक्ल यूँ करी कि हम उस कल्चर को मिक्स करें। पंजाब का जो कल्चर है वो राजस्थान के अंदर जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो उस समय मैंने ये पाया उस प्रोग्राम को करते हुए, जो कि अध्ययन भी आपको साथ साथ करना पड़ता है, कि लोग जो संस्कृति है, चाहे वो भाषा के स्तर पर है, चाहे वो खान पान के स्तर पर है, चाहे वो वेशभूषा के स्तर पर है, बहुत सी चीजें कॉमन है। आप इतनी कॉमन है कि आपको नहीं लगेगा कि जो तेलुगु संस्कृति उसमें भी ऐसी चीजें मिल जाएगी जो राजस्थानी से गई हुई हैं या वहां से यहाँ आई हुई हैं। अब तो खैर वैसे भी मिक्स कल्चर हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी। तो मेरी कोशिश ये रही पंजाब के कल्चर को यहाँ हम किस तरह से एक्सप्लेन कर पाए ताकि वो सद्भावपूर्ण चीजें जो है वो बातें एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें। यूँ चलती गई, चूंकि हम सीमा पर रहते हैं, पड़ोसी देश की भी सीमाएं लगती हैं,
और ये वो बेल्ट है जहाँ से अब जमीनें तो अलग हो गई हैं, लेकिन आदमी तो इंसान तो वही का वही है। यहाँ की जो सीमा है, जो करणपुर के पास में जो किसान काम करता है, करणपुर से उस तरफ जो काम करता है, उस सब कुछ वही है, उसकी बोली भी वही है, जमीन में भी वही उधर उग रहा है और इधर ये उग रहा है। तो ये सारी चीजें थी, तो उन लोगों को थोड़ा वो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा जब यहाँ से पंजाबी प्रोग्राम जाने लगे, तो उनका जुड़ाव बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो मुझे याद है वहां से पत्र आते थे पहले, अब तो मेल आने लगे थे बाद में, पत्र आते थे तो एक पत्र को 40 दिन लगते थे। अच्छा। वहां से यहाँ आने में। ठीक है। तो 40 दिन पहले का वो लिखा हुआ पत्र होता था जो यहाँ पहुंचता था, और आप यकीन करें उन पत्रों को पढ़ करके, अगर मैं उन पत्रों को आपके सामने रखूं और आपको मैं ये न बताऊं कि ये पाकिस्तान से पत्र आए हैं या किस देश से हैं, तो आप कह ही नहीं सकते कि ये वही मुल्क है जिससे कि हमारे जो संबंध हैं वो इतने मधुर कभी नहीं रहे। इतना प्रेम और इतनी ऐसी बातें उनकी होती थी कि आप अंतर ही नहीं कर पाते। तो बहुत प्रेम, उन्होंने बहुत प्रेम किया अपने पत्रों के माध्यम से, फिर मेल के माध्यम से, फिर जब टेलीफोन कॉल्स पर प्रोग्राम होने लगे धीरे धीरे, तो फिर टेलीफोन कॉल्स भी आते थे उनके, रेगुलर आते थे। और वो स्थिति ये है कि आप कुछ पत्र ऐसे होते थे कि वो एक लिफाफे में बंद है और वो लिखे रहते थे टिश्यू पेपर पर। अच्छा। जबकि टिश्यू पेपर कितना सॉफ्ट होता है, आप उस पर नहीं चला सकते, है ना। तो वो उसके ऊपर लिखे होते थे और वो टिश्यू पेपर इतना बड़ा होता था कि वो 4-5 फीट का होता था। तो स्टूडियो में जब रात का प्रोग्राम 9:30 बजे का उसका टाइम होता था फ्राइडे का, तो जब खोल करके पढ़ते थे तो यूं कंसोल पर लंबा ऐसे हो, तो मैं उसमें बाकायदा उनको बताता था कि ये 3 फीट 7.5 4 फुट का है, और धीरे धीरे करके वो लंबा होता था, पत्र तो छोटा ही होता था, और जब वो फोल्ड बड़े आसानी से हो जाता तो एनवलप में भी आ जाता था। तो ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती थी और लगता था कि मतलब ये हम जो कर रहे हैं ना उसका परिणाम अच्छा मिल रहा है, यही हमारा मकसद है। रेडियो का मकसद यही है, क्योंकि उसके मोटो जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो बहुजन में फिर कोई सीमा नहीं है। रेडियो के बहुजन की सीमा वो है जहां तक हम सुनाई देते हैं, तो वो बात पहुंच रही है और बिल्कुल यहाँ के लोगों से उनका प्रेम हो गया। वो जो पाकिस्तान से पत्र लिखते थे तो यहाँ के लोगों के बारे में लिखते थे कि जी वो 9 PS से फलाने सिंह जी उनका पत्र नहीं आया, बहुत दिन हो गए, वो ठीक तो हैं, इस तरह की बातें उसमें जुड़ाव हो जाता है, ऐसा जुड़ाव हो जाता था एक परिवार। जबकि हम मिल भी नहीं रहे हैं, कभी नहीं, नेवर। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊं, एक चक जैतों है बहावलपुर, बिल्कुल अपनी सीमा पर ही है, वहां के एक लिसनर अभी भी हैं, अरशद बट्टू। अच्छा। ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको लगेगा कि मैंने उनको याद किया। तो अरशद बट्टू को नौकरी मिली उसको टीचर की। अच्छा। तो उसने मुझे पत्र लिखा कि जी मैं मतलब अब मेरी नौकरी लग गई है, तब वो बिल्कुल यंग था, तो और मेरी नौकरी लग गई है और मैं टीचर हूँ, मुझे आपको ना मिठाई खिलानी है, कैसे खिलाऊं। तो मैंने उसको राय दी, मैंने कहा देख संभव नहीं है मिठाई खिलानी, तो आप ऐसा करो कि जब आप ज्वाइन करोगे ना स्कूल में, तो जो पहली क्लास आपको मिलेगी ना, जिस पहली कक्षा में आप जाएंगे, जहाँ पे आप हाजिरी लेंगे बच्चों की, उन सब बच्चों को खिलाना आप खाते। मैं नहीं खाई। तो मैंने उसकी भावना को भी बिल्कुल उसी अनुरूप, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नाम से बिल्कुल मुझे अभी तक स्मरण है। अभी भी कभी कभी जब सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आप देखते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है कि जब आप लाइव किसी को देख लेते हैं तो वहां तक ये मैसेज कन्वे हो जाता है कि आपने उसको देख लिया, तो वो लोग जिक्र करते हैं कि देखो राजेश जी, वो अभी भी याद करते हैं। अभी भी मेरे पास मेल आते हैं, वो कहते हैं कि आप कभी जो है अपने चैनल के थ्रू या किसी के थ्रू रेडियो पर, तो ये प्रेम है, ये बहुत मुश्किल बनता है, और ये कमाई सबसे बड़ी कमाई। अच्छा, इस प्रोग्राम को लेकर के सबसे बेहतरीन बात जो मतलब मुझे लगता है कि मेरे जीवन में हुई, यहाँ गंगानगर में एक बार गुरदास मान ने अपना एक कंसर्ट किया था, किस्सा काफी बार सुना है जी। तो वहाँ उन्होंने अपने गीत को बीच में रोका और रोक करके और उन्होंने कहा कि मैं इत्तेफाक से कल रेडियो सुन रहा था, वो पूरा स्टेटमेंट है उनका, और ऐसे ऐसे राजेश जी उसको पेश कर रहे थे, मेरा ये गीत उन्होंने सुनाया, और फिर उन्होंने तो जैसे ही वो, तो यहाँ के कुछ लोग थे जो वहाँ उस प्रोग्राम को देखने गए हुए थे, तो रात को मेरे पास फोन आता है और बड़े एकदम ऐसे गदगद भाव से, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा दिनेश, मेरे मित्र है दिनेश जी, कहा दिनेश जी आप मतलब ठीक तो हैं कि भाई साहब बहुत मजा आ रहा है, मेरे को इतना अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा गुरदास मान ने रोक करके। और फिर बाद में तो लेट आवर्स में उनके PA थे, उनका फोन आया, अगले दिन सुबह गुरदास मान ने बात की। ये चीजें
ऐसा होता है जब अच्छी हमसे जुड़े हुए किसी पर्सन की तारीफ होती है तो हमें लगता है वो हमारी एग्जैक्टली ठीक यही भाव था जब उन्होंने कॉल। जैसे अब उस टाइम जब आप प्रोग्राम करते थे तो डेफिनेटली ये था कि उस टाइम आप थे भी यंग, वैसे आप अभी भी यंग हैं। जी। तो किसी ऐसी मतलब लड़कियों के भी आपके पास खत आते होंगे जी। जो हो सकता है कि आपको लाइफ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको याद रही होती है। एक्चुअली क्या है कि जब आप अपनी भावनाओं के साथ में जब आप कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो निश्चित है कि भावनाओं के साथ जब आप प्रेजेंट करें तो आप भावुक होंगे। हाँ जी, और भावुकता जो है ना कहीं ना कहीं छूती है तो ठीक उस वक्त जहां भी वो आपकी भावनाएं छू पाई उसके अनुरूप भी प्रतिक्रियाएं निकलती हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे पत्र आते थे जिनमें मतलब बहुत अच्छा लिखा रहता था अपनी तरफ से, लेकिन ये था कि वो एक रेडियो की बात अलग होती है। और क्योंकि कई बार हम लोग अपने निजी जीवन से जोड़ लेते हैं, कई बार होता है ऐसा कि जब हम मिल रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो लगता है कि जब मतलब ऐसा होगा, वो चीजें तो निरंतर चलती हैं, तो वो कल्पना के साथ जुड़ी हुई चीजें जब आपके पास पहुंचती हैं तो जाहिर है उनमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं। और बड़ा अजीब है, मुझे शुरू में पंजाबी पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि मेरी मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन मैं लिखना पढ़ना चूंकि पढ़े राजस्थान में, तो राजस्थानी जितनी बेहतर बोल पाते हैं पंजाबी भी उतनी बेहतर बोल पाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना थोड़ा दिक्कत होती थी। तो मैं कुछ सीखा, फिर मैंने मेरी मदर से पंजाबी को सीखा, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ती है पंजाबी को, उन्होंने पढ़ा भी है। लेकिन शुरू में मैं किसी को कहा करता था कि भाई आप इसका अनुवाद करके, बहुत जब कुछ ऐसी भाषा गरिष्ठ लिखी होती थी, तो एक गुरुद्वारे के कोई हमारे वो ग्रंथी थे जो मेरे लिसनर थे, किसी गांव से थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा गांव का, तो वो आ जाते थे, पाठी थे, आकर के मैं उनको बता देता। तो मैं चिट्ठियां, ऐसे ही मैंने एक बार उनको एक चिट्ठी दिखाई, मैंने कहा ये देखिए बठिंडा के आसपास से कहीं से चिट्ठी आई थी, इसको आप पढ़ो। तो उन्होंने पहले वो पूरी चिट्ठी पढ़ी, फिर मैं उनसे वो पूछ लेता था अभी सारांश बता दो, क्योंकि मुझे पूरा पत्र तो शामिल करना नहीं, मुझे सारांश बता दो, तो मैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कर लेता था। तो उन्होंने मुझे पढ़ करके कहा कि ना जी ना, ये शामिल ना करो। होता है, ये सारी चीजें होती हैं। एक वो क्योंकि हर तरह के बचपन से जुड़े हुए जो लोग हैं, बच्चे भी जुड़े होते हैं और किशोर भी जुड़े होते हैं, तो किशोर अवस्था में ये सारी चीजें संभव है। लेकिन ऐसे ऐसे अनुभव रहे। मैं आपको एक और अनुभव बताऊं कि आप रेडियो प्रोग्राम के जरिए किस तरह से आम आदमी से जुड़ जाते हैं। एक गांव है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मुंडा। ठीक है सर। तो मुंडा से एक पत्र मेरे पास में आया और उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ उसमें उसके फ्लेवर को प्रोग्राम के मैं चेंज करता रहता था। जैसे 6 महीने तक मैंने रखा कि आप अपने ना गांव की जो हिस्टोरिकल कुछ चीजें हैं उनके बारे में बताएं। तो लोग हम लिख के भेजते थे कि यहाँ 200 साल पुराना एक तालाब है और ये है वो है, सब भेजते थे। तो फिर एक बार चेंज किया कि आप अपनी जो गांव की समस्याएं हैं ना उनको आप भेजें, तो हम चर्चा कर सकते हैं, हल तो कर नहीं सकते, हम चर्चा कर सकते हैं। तो वो उसमें भी एक पत्र आया मेरे पास में, कोई 5-6 लोगों ने मिलकर के लिखा कि हमारे यहाँ ना पानी मीठा है, लेकिन सरकार कोई पानी की खुदाई हैंडपंप या कुछ ऐसे हो नहीं रहे, तो पानी की बड़ी किल्लत है। तो मैंने उनको अपने प्रोग्राम के माध्यम से ही राय दी। उस समय में क्या था, सरकार की योजना चल रही थी, उसमें ये होता था कि आप कुछ प्रतिशत तो राशि गांव के लगाएं, बाकी सरकार लगाती। उन 90 पैसे 10 पैसे और ऐसे कुछ करके बहुत सारी योजनाएं चलती रहती। तो वो इसलिए मैंने कहा आप अपने आप को अपडेट रखेंगे तो वो आपके लिए कितना उपयोगी साबित हो। तो मैंने उस योजना का उल्लेख किया और मैंने उनको कहा कि आप अपने गांव के किसी पंच को, सरपंच को, प्रधान को लेकर के और कलेक्टर साहब से मिले, और अगर आप कोई आपकी कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपको पंच, सरपंच, प्रधान, आप सीधे कलेक्टर से मिलने 10 आदमी मिलकर। तो अच्छा, बात आई गई होगी, खत्म हो गया मामला। तो 20 दिन बाद पत्र आया मेरे पास में उन्हीं का। उन्होंने मुझे बताया कि जी ऐसे ऐसे जब आपने पत्र शामिल किया, उस पत्र में उन्होंने वो लिखा। अगले दिन सुबह हमने सरपंच ने हमें बुला लिया कि रेडियो, उसने भी सुना वो प्रोग्राम, क्योंकि सुना जाता है गाँव में, अच्छा था, चर्चित था। तो उसने कहा कि आप लोगों ने लिखा था पत्र। तो उन्होंने कहा, हमने तो उनको बुलाया कि यार उसने बात तो ठीक कही थी, तो अपने इकट्ठे होकर के प्रधान जी के पास चलते हैं, वहां चलते हैं। और आखिर में उन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा। तो लास्ट में लिखा कि हमारे गांव में हैंडपंप खुदने शुरू हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि जब ये पानी निकले तो आप सबसे पहले आप आए और आप आकर के उसकी शुरुआत करें। आप चाहें
तो अपने आधार पर मतलब आप इश्यूज का भी सोल्यूशन कर सकते हैं। ये फिर बाद में बहुत सी अखबारों में एक न्यूज भी बनी थी कि रेडियो के जरिए भी इस तरह से होते हैं जानिए। उसका मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें इंफॉर्मेशन भी है, उसमें सूचनाएं भी है, उसमें जानकारियां भी, उसमें ज्ञान भी है, सब कुछ चीजें शामिल, बशर्ते आपके पास है। तो ये पहली शर्त। सर मिट्टी दी खुशबू पे पीएचडी भी हुई है इस प्रोग्राम पर? पीएचडी उस पर लघु शोध हुआ। अच्छा। ये प्रोग्राम को सुनने वाले एक मेरे श्रोता थे, गिदड़वाहा के, हाँ जी, भूपेंद्र सिंह बराड़। उन्होंने मुझसे पत्र लिख कर पूछा कि मैं ना इस पर लघु शोध करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम पर, तो आप मेरी मदद आप करें तो मैं यूनिवर्सिटी से सेंक्शन करवाऊँ। तो मैंने कहा वो पहले आप यूनिवर्सिटी से करवाएं, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरे पास आ जाएंगे तो दिक्कत। तो उनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उसको मान्यता मिली, तो उन्होंने शुरू कर दिया। फिर वो मेरे पास आए तो उन्होंने अपने स्तर पर पाकिस्तान के जो श्रोता थे उनसे पत्र व्यवहार किया। अच्छा। यहाँ के श्रोताओं से मिले। बराड़ है वो पीआरओ है, अभी अबोहर के अंदर पोस्टिंग है मेरी, अभी महीना पहले उनसे मैं बात की थी। क्योंकि सर रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिसमें मतलब हमारी आवाज़ पॉपुलर हो जाती है, हमारा चेहरा फेस पॉपुलर नहीं हो पाता है। आज भी ऐसे बहुत सारे लिसनर्स आपके होंगे जो सिर्फ आपको बाय वॉइस ही पहचान पाते हैं। जी, जो ये पर्दे के पीछे की दुनिया होती है, माइक्रोफोन से आप अपनी आवाज़ तक पहुँच रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि जैसे कई दफ़ा जब आप बात कर रहे होते हैं आपको कोई व्यक्ति नहीं जानता, न तो आपको सुना है उसने, नहीं आपको वो व्यक्तिगत रूप से जानता है। ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो जब उनसे हम बात करते हैं तो आप 10-15 मिनट जब आप बात करते हैं तो वो अक्सर पूछ लेते हैं, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका या उच्चारण जिसको कहते हैं, या वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो आपका प्रस्तुतिकरण है, वो कभी भी एडॉप्ट नहीं होता है। वो आप अच्छा तब कर पाते हैं जब आप उसको अपना स्वभाव बना लें, वो इनबिल्ट हो, वो आप अपना उसका स्वभाव बना लें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रेडियो पर जब आप माइक्रोफोन को ऑन करें तो कुछ और तरीके से बोलें, सकते हैं। एक ही तरह का बात करने का तरीका भी वही है। अच्छा, जो चीज़ आप कह रहे हैं माइक्रोफोन के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि उस बात को माना जाए तो सबसे पहले आप उसे आत्मसात करें। आप उसको, मैं प्रेम पर बहुत बड़ा लेक्चर दे दूं और ठीक लेक्चर देने के बाद मैं युद्ध शुरू कर दूं, तो उस न तो मेरे उस प्रेम का कोई औचित्य है, और मेरे जीवन में जो चीज़ मुझे लगेगा कि मेरे पास जो है वो मेरे स्वभाव में, वही अगर मैं देता हूँ तो निश्चित है कि उसको फॉलो किया जाता है। एक व्यक्ति थे जो बहुत, उनके पत्र आया करते थे, कॉल भी आती थी, तो वो किसी कारणवश यहाँ उनका आना हुआ, तो मैं अपने स्टूडियो से निकल करके अपने घर की तरफ जा रहा था जब मैं रेडियो कॉलोनी में रहता था। तो उस घर के जैसे 2 दरवाजे होते हैं ना, एक पीछे की तरफ होता है, एक आगे की तरफ। तो पीछे वाला हम लोग ब्लॉक रखते हैं, आगे से ही एंट्रेंस होती है। तो पीछे की तरफ वो व्यक्ति खड़ा था घर के, तो उसने पूछा कि जी आप, मैं यहाँ, मैंने कहा पूछा उससे, मैंने कहा किससे, कि जी मुझे ना राजेश जी से मिलना है। मैं पीछे से गया और मैंने दरवाजा खोल दिया जाकर, तो वो एकदम से हैरान हो गए कि आप ही राजेश जी। मैंने कहा, तो उसको और कुछ नहीं, वो सीधा सिर्फ मेरे गले लग गया। उसने कुछ हाथ नहीं मिलाया, उसने कोई औपचारिकता नहीं, बहुत देर तक गले लगा बैठा रहा। फिर उसके बाद नियमित जब भी वो आता तब वो बोलता, अभी भी आके थे। ये ऐसी बातें होती हैं, अच्छी लगती हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये वो प्रेम है, ये वो संबंध है जहाँ किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि हमारे जो संबंध भी होते हैं ना, वो बातों से ही जुड़े होते हैं। बात अगर बन गई तो संबंध अच्छे हैं, बात बिगड़ गई तो संबंध अच्छे हैं। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं, ये शब्द ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मैंने बात की आवेशपूर्ण तरीके से की है तो आप मान के चलिए कि संबंध नहीं बन सकते। लेकिन मैं बात अगर सौहार्द से, सद्भाव से, प्रेम से, स्नेह से करता हूँ तो निश्चित है यही होता है। बात भी इसी तरह बिगड़ती है, रिश्ते भी तो यही बनते हैं। आप किसी से कड़वा बोल लें, आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप मीठा बोलें तो दाव में रहते हैं। तो इसलिए शब्द का जीवन में बहुत आज आप, अच्छा इन चीज़ों को भी छोड़िए, आज जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आप देखिए समय ऐसा आ गया है कि आप जब जाते हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से कह पाते हैं, वही सफलता उसी पर निर्भर करती है। तो जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं वो भी इसका एक पार्ट है, लैंग्वेज कहते हैं वो भी एक पार्ट है। तो रेडियो आपको, अगर आप बाहर हैं तब भी बहुत कुछ सिखाता है, और अगर आप भीतर हैं तब भी बहुत कुछ सिखाता है।
इतने सारे ऐसे लिसनर हैं मेरे प्रोग्राम से जुड़े हैं, आज वो लेक्चरर्स हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं। और जब भी कभी मेरा आना जाना होता है तो वो रास्ते में तो वो मिलते हैं बाकायदा। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको पड़ोसी मुल्क से बहुत सारे खत आते हैं और आपने जो है उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से बताया, लेकिन हम जानना चाहते हैं थोड़ा और हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों के बारे में जो आपको उन खतों के माध्यम से, मतलब ठीक है कि वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, लेकिन क्या वहाँ पर भी यही जैसे हिंदुस्तान के लोग मतलब एक प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसा सेम सा ही होता है? आप ये मान के चलिए कि जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं या जहाँ तक हमारी आवाज पहुँचती है वो भौगोलिक रूप से एक सा ही क्षेत्र है। हाँ जी। जो फसल यहाँ हो रही है वही फसल वहाँ भी हो रही है। हाँ। जमीन में तार खींच देने से तो कुछ खत्म नहीं होता ना। हाँ। तो वो सारी चीजें हमारी भाषा, आप अगर करणपुर में जाते हैं, करणपुर के जो जितने चक हैं जो आप बहुत सारे ऐसे, उनमें जो लोग भाषा बोलते हैं वही भाषा उनकी भी है, क्योंकि फोन पर जब वो बात करते थे तब पता लगता था, तो कहीं कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और रही बात ये कि एक मुल्क के अपने अपने कुछ एजेंडे होते हैं, उनको फॉलो करना हमारे लिए भी जरूरी है, उनके लिए भी जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं कि एक पत्र मेरे पास आया और उसमें उन्होंने ये लिखा कि हम अपनी सीमा देखने के लिए आए, जैसे हम लोग जाते हैं अपनी सीमा देखने, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने पाकिस्तान की सीमा देखने के लिए आए, तो हमें सीमा से आपका जो टावर था ना, चूंकि रेडियो के अंदर जो मास्क लगा रहता है वो बहुत ऊंचाई पर होता है, तो क्या हमें वो दिखाई दिया, तो हमें लगा कि हमें तत्काल यहाँ से सीधा आपके स्टूडियो में पहुंचे हैं। तो ये मैंने उनकी इस बात को पढ़ करके फिर मैंने उसका उत्तर भी देना था, तो मैंने कहा देखिए बहुत अच्छा है कि आप सीमा से आए, आपने इतना याद किया, आप मास्क देख करके और हमारी आपको याद आई, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारे मुल्क में अगर आपको आना है तो एक विधिवत तरीके से आना पड़ेगा, आपको वीजा पासपोर्ट के माध्यम से आना पड़ेगा, जब चाहें आपका स्वागत है, वेलकम है, लेकिन इस तरीके से अगर आप आएंगे तो हमारे यहाँ उनको दहशतगर्द कहते हैं। ये बात नहीं, उनको कहते जाहिर सी बात है कि मैंने सच कहा। इस बात को लेकर के बहुत लंबे समय तक कुछ पत्र नहीं आया। अच्छा, गुस्सा मान लिया। जी, तो फिर एक पत्र, जिन अरशद भट्टू का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि ऐसे ऐसे करके वहां पर श्रोताओं ने कहा कि राजेश जी ने तो ये हमें ये बोल दिया है, तो ये तो बहुत गलत है, हम तो पत्र नहीं लिखे, वो नाराज है आपसे। तो मैंने कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रोग्राम आया उसमें मैंने फिर उस पत्र का उल्लेख किया और मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों के पत्र जो आते थे नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कि शायद नाराज है, लेकिन मैंने कहा नियम कायदे कानून तो सबके लिए एक है भाई। किसी की हत्या करना पाकिस्तान में भी अपराध है, हिंदुस्तान में भी अपराध है, दुनिया के किसी भी कोने में अपराध है, और किसी की मदद करना हमेशा उसका एप्रिशिएशन होता है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में कर दो। मैंने कहा वो एक भाव था, तो इस तरह से बाद में फिर वो पत्र आने शुरू हुआ। मतलब सेम लेवल पे गुस्सा भी आया और सेम लेवल पर प्यार भी आया। वही बात है, बिल्कुल। बहुत सारे बाद में एक डेलीगेशन गया था यहाँ पे साहित्य अकादमी की तरफ से, जिसमें प्रेमचंद गांधी जी थे जयपुर से और डॉक्टर भरत ओड़ा थे जो आजकल राजस्थानी एकेडमी के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। वो लोग मेरे मित्र हैं, तो वो सीमा पर गए थे, तो उनको वहां से डेलीगेशन आया था, उसका कुछ पत्र सौंपे थे। तो वो जब सीमा करते हुए, दौरा करते हुए यहाँ से निकले तो मेरे पास रुके, तो उन्होंने मुझे बताया कि उस डेलीगेशन में कुछ पत्र ऐसे थे कि जो जिसमें ये लिखा था कि आप जो प्रोग्राम यहाँ से करते हैं उसकी अवधि बढ़ाई जाए, उसको आधे घंटे का नहीं 1 घंटे का किया जाए। तो किया आखिर तक 1 ही घंटे का चला होगा। तो सर ये है कि ठीक है, हमें सब कुछ अच्छा करना चाहिए, और मतलब आपका भी यही है कि आप जो है रेडियो के माध्यम से सौहार्द बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई मिस्टेक तो करी होगी। ऐसी मिस्टेक बताइए जो कि आपको लगता है कि आपको लाइफ में वो काम नहीं करना चाहिए, ताकि हम भी उससे कुछ सीख पाए। जीवन है, जीवन में देखिए दोनों चीजें चलती रहती हैं। जब आप अच्छा करते हैं, जब आप कुछ करते हैं ना, तभी आप अच्छा कर पाएंगे या बुरा कर पाएंगे। अगर आप करते ही नहीं है कुछ भी, तो फिर क्या अच्छा और क्या बुरा। तो बुरे से आदमी सीखता है। बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, आपको हर समय कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। रेडियो के माध्यम से ये था कि मुझे जो चीज कभी कभी लगती है वो ये लगता है कि एक समय था जब 6-7 साल की नौकरी मेरी हुई थी, तब रेडियो से
और आगे चलने के लिए, यानी कि जो एक जो स्विच नहीं करना था, उसमें कुछ ऐसे पद भी होते हैं जहाँ पर आप प्रोग्राम जो प्रेजेंटर के साथ में आप प्रोग्राम को डिजाइनर भी बन जाते हैं, आप उसको विधिवत रूप से अपने तरीके से उसको आप कर पाते हैं। तो लेकिन वो मौका एक था जब मुझे वहां जाना चाहिए था, लेकिन तब ये था कि तब रेडियो के जरिए जब बात हमारी पहुंचती थी और उसके बाद में जो रिएक्शन आता था, उसका एक जादू होता है, उसका एक जुनून होता है जो एक समय तक आप पर रहता है। जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो लगता है कि नहीं, इस यहाँ बात करते हुए बोलते हुए कितने लोग जानते हैं, हम अपनी बात खुल करके कह पाते हैं। तो वो मौका चूके बाद में लगता था कि कुछ और तरीके से हमें करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपने काम के लिए निश्चित होती है उसकी कोई ना कोई जब व्यक्ति इस धरती पर आता है तो उसके लिए तय होता है कि कुछ ना कुछ उसको करना है। हर व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना, हर व्यक्ति भी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए नहीं बना, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बना। तो वो अपनी अपनी रुचि के मुताबिक, बस इतना है हमारे देश में एक समस्या जो यूथ के साथ आती है वो ये आती है कि आपको ना जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। होता क्या है कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मुझे नौकरी करनी पड़ रही बैंक में, मैं कॉमर्स में बड़ा अच्छा हूँ, मार्केटिंग को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे नौकरी करनी पड़ रही है आकाशवाणी। तो ये समस्या बड़ी भारी होती है। तो उससे मेरा बचाव ये हुआ कि जो मेरी रुचि थी मुझे वही रोजगार भी, वही अवसर भी मिला। तो मेरा जो डेडिकेशन था ना, वो आप मान के चलिए कि दुगना हो जाता है, क्योंकि आपका फिर वो उत्साह भी काम करता है। तो वो बहुत सारी चीजें थी। अब जैसे मेरा जो साक्षात्कार था, उस साक्षात्कार में जन्नू भाई जो जिन्हें महादेव वर्मा के जो भाई, अच्छा, उनके मुंह बोले भाई बने हुए थे, जनार्दन राय नागर, जिनके उदयपुर मेवाड़ में उनकी इंस्टीट्यूट चलती, यूनिवर्सिटी उनकी, तो वो मेरे इंटरव्यू में थे। तो जब वो बात करके सवाल पूछते थे, मैं तो मालूम भी नहीं था कि ये हैं कौन, वो तो बाद में पता लगा कि ये वो व्यक्ति हैं। तो उसके अंदर जो साहित्य में जो मेरी रुचि थी, जो लिखना पढ़ना चलता था, छपना और ये सब, वो उस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मदद की। उनको लगा कि ये बिल्कुल क्रिएटिव है, इसकी कहानियां भी छपी हैं, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपी हैं, ये हैं। और कुछ हम जब बात कर रहे होते हैं, हमने जो पढ़ा होता है उस पर जब आपका इंटरव्यू ठहर जाता है तो फिर थोड़ा, क्योंकि मेरे बड़े कुछ एक कवि बड़े प्रिय और रहे, हरिवंश राय बच्चन जैसे मुझे बड़े प्रिय रहे, अमृता प्रीतम मुझे बहुत प्रिय रही। ये शुरुआत की दौर थी जब अमिताभ, ये हरिवंश राय बच्चन की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसके 2 ही भाग प्रकाशित हुए थे, 2 अभी लिखने भी शेष थे। ये तब की बात है। तो वो वहीं पर चला गया और उन्हीं दिनों में मैंने वो 2 किताबें पढ़ी थी। तो बहुत अच्छे तरीके से जब मैं वहाँ बात करने लगा तो लगा कि यार बच्चन जी को ये कितना बढ़िया व्यक्ति इसने पढ़ा है, और बिल्कुल यूथ, क्योंकि 22-23 साल की उम्र में तो नौकरी शुरू कर दी थी, बहुत छोटी उम्र। तो वो साहित्य ने जो पढ़ना था वो आपको पे करता। और मेरा तो ये मानना है कि आपका पढ़ना न सिर्फ नौकरी के लिए पे करता है। आप अगर पढ़ते हैं, किसी बात, पढ़ने का मतलब ये है कि हम अच्छी तरीके से बात को समझ पा रहे हैं, किसी के दुख को समझ पा रहे हैं, किसी के सुख को समझ पा रहे हैं, किसी की पीड़ा को समझ पा रहे हैं जब आप पढ़ रहे हैं। तो और वो चीजें जब आपके व्यक्तित्व में आती हैं तो फिर आपका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है कि आपको भी दूसरे की पीड़ाएं समझ में आएंगी, आपको उसके दुख समझ, आपको लगेगा कि मुझे इसे कॉपरेट करना चाहिए, मैं कितनी सीमा तक जा करके कर सकता हूँ, क्योंकि आप फुल टाइम सोशल सर्विस तो नहीं कर सकते ना, आपको सारी चीज, लेकिन आप जितना समय कर पाते हैं उतना आपको करना चाहिए। मेरे साथ भी यही रहा। तो मतलब आपको ये लगता है कि आपके जो करियर में है वो मेनली डेस्टिनी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है? निश्चित है। जब ये माना जाता है, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि दुनिया में 97% जो लोग हैं वो जो है सुनने वाले हैं, और जो 93% जो लोग हैं वो सुनने वाले हैं, और 7% जो है वो कहने वाले हैं। उन कहने वालों में टीचर्स भी हैं, उन कहने वालों में लीडर्स भी हैं, उन कहने वालों में मोटिवेशनल स्पीकर जो भी वो टीचर्स में आ जाते हैं, उन कहने वालों में ब्रॉडकास्टर भी हैं और पॉडकास्टर भी है, जैसे कि हम लोग। एग्जैक्टली। तो जब आपका चयन उन 7% में हो गया है तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ न्याय करें। जब ईश्वर ने आपको, किसी परम सत्ता ने चुन लिया कि आपको उन 7% में रहना है, आपको 93 से अलग किया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिम्मेदारी आप विधिवत ईमानदारी से निभाएं। तो ये कोशिश मेरी भी हमेशा रही है।
जब भी अभी भी जब कहीं होता है, जैसे किसी कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए, जब तो वो बहुत सारे लोग हैं वो आ जाते हैं अपना फ़ोन करके, भी ठीक है मुझे थोड़ा, जैसे साहित्य के विद्यार्थी हैं तो मुझे थोड़ा सा आप बता दें, तो वो ठीक है। पढ़ना, सूफिज्म जो था वो मेरी पढ़ने की रुचि का खास विषय था। मुझे सूफिज्म ने बहुत प्रभावित किया। मीराबाई, कबीरदास जी को, मीरा है, कबीर है, नानक है, बुल्ले शाह है, फरीद है, बुल्ले शाह जी का नाम ले लिया सर, आपकी फेमस पोइट्री है बुल्ले शाह से याद हाँ, बिल्कुल है। हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए तो हमारा आज का इंटरव्यू सार्थक हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ, नानक कुमारी रखता हूँ, मीरा के तन मन कृष्ण में, मीरा के तन मन कृष्ण में, सूरत तुम्हारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ। और चादर कबीरी जस की तस, चादर कबीरी जस की तस, खातिर तुम्हारी रखता हूँ, बुल्ले शाह सी यारी रखता हूँ। और ईसा सी माफी दे सकूं, ईसा सी माफी दे सकूं, कोशिश ये जारी। आपकी कोशिशें तो सच में जारी हैं और मुझे लगता है अभी तक भी जारी हैं। तो सर आपने जैसे मतलब आपको इतना प्यार मिला, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके आवाज़ में और आपके जैसे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बैलेंस लाइफ है। तो आपने इस बैलेंस को कैसे अपनाया? मतलब इतनी एक्साइटमेंट कि अगर हमें जैसे लोग अगर कुछ भी पहचानने लग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, लेकिन आपकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि ऐसी बहुत ज़्यादा या बहुत कम वाला लेवल कभी आया होगा। आपके साथ में जब आप गरिष्ठता के साथ जब आप कुछ प्राप्त करने लगते हैं, हाँ जी, एक तो होता है कि सतही आपकी पहचान बनती है, जो कि हर साल, हर 5 साल के बाद में एक लीडर खड़ा होता है ना, उसकी पहचान बनती है और 5 साल आते आते तक वो धूमिल हो जाती है, खत्म हो जाती है। लोग जिसको बहुत बड़ी विजय देते हैं उसको बहुत बड़ी पराजय भी दे देते हैं। वो है सतही पहचान कि जब आप गरिष्ठ पहचान आपकी बनती है ना, जब लगता है कि वो पहचान कैसे बनती है, जब आप अपनी बात कहते हैं और सामने वाले को लगता है कि यार ये तो मेरी ही बात कह दी इसने, तो जो मैं चाहता था वही तो बात कह दी, या इसको जब हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अपने आचरण में ले लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। और हो जाता है, जीवन में ये चीजें होती हैं, हमारे सबके साथ होती हैं। मैंने भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने उनको न पढ़ा होता तो मेरे जीने का ढंग ये नहीं होता, कुछ और होता। जो वो श्रृंखलताएं होती हैं समाज में चलती हैं, वो शायद हो सकता है कि मेरे साथ भी जुड़ जाती है, लेकिन नहीं। तो वो गरिष्ठ प्रेम जब मिलता है ना, तब फिर वो बैलेंस आ जाता है, वो बैठ जाता है, वो फिर छिछला नहीं चलता नहीं। हाँ, वो छिछला नहीं होता। वो छिछला वो होता है जब आपको लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है ना, तब जाके परेशानी है। मुझे पता है खत्म थोड़ी होता है, जब तक मुझ में है प्रेम ना, तब तक मुझे प्रेम मिले। आपके पास जो होता है आप वही बांटता है, वही आपको मिलता है। तो जब तक आपके पास वो स्नेह है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, बाकी मानव स्वभाव है, कहीं बुरी लगती हैं बातें तो वो भी असर करती हैं, तो फिर आदमी ईश्वरी हो जाए अगर ऐसा कुछ न हो, लेकिन वो स्वाभाविक है और क्षणिक है, लेकिन मूलतः ही है। और दूसरा ये होता है कि जब आपके साथ में ये सारी चीजें जुड़ जाती हैं ना, जब आप एक प्रोफाइल की शक्ल में आ जाते हैं, जब आपको अच्छे तरीके से पहचाना जाता है, अनजान लोग भी जानकार आपके साथ हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा भीतर तक रखना बड़ा मुश्किल काम तो होता है, लेकिन रखना चाहिए। अगर सही तरीके से मिला है और सही तरीके से लिया आपने तो रह जाता है, तो डाइजेस्ट हो जाता है। वो ये सहजता होनी चाहिए जीवन में। सहजता से बड़ा कोई गुण है नहीं, वो सरलता और सहजता। आप देखिए, झूठ है, आप किसी व्यक्ति ने मुझे फोन किया और मैं उससे अगर नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं मिल सकता, लेकिन ये बात कह दूंगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं तो जयपुर हूँ, मैं जोधपुर हूँ, तीसरे का आता है तो उसको मैं कहता हूँ कि मैं उदयपुर हूँ। तो आप एक समय ऐसा आता है जब आप ये भूल जाते हैं कि मैंने इसको उदयपुर कहा था, तो कितना मुश्किल झूठ को संभाल के रखना, और सच कितना आसान। एक ही कहा, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो लगता है ये सही। और यही चीज मुझे लगता है अगर आज की सबसे बड़ी समस्या है ना,
वो चाहे यूथ के साथ है या सोसाइटी में है, वो है दोहरापन। हम लोग क्या है, कहते कुछ हैं, डबल फेस। यस, करते कुछ हैं, हम करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। एक जगह ईमानदारी बरत लें, जो हम कर रहे हैं वही हम कहने लगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आप बुरा कर रहे हैं, बुरा कहने लगेंगे तो बुरा लगेगा सबको, आप छोड़ देंगे उसको, और या फिर जो आप कह रहे हैं वो आप कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो आपकी कमियां आप उसे स्वीकार कर, वस्तु स्थिति से सामना होना चाहिए जो है जैसा। सर आजकल की दुनिया में मतलब डबल फेस, मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों के पास डबल फेस ही है। बिल्कुल। तो अगर किसी के पास सिंगल फेस होता है तो वो कहीं ना कहीं वो डबल फेस वाले लोग ना दबाने की कोशिश करते हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दबाया तो जा ही नहीं सकता है। हाँ जी, मुझे भी आप अगर सही है ना तो आप कितने भी चेहरे किसी के पास हों, हाँ जी, तो वो नहीं बताया जा सकता। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सत्य थे, लेकिन 10 सिर वाले रावण को भी पराजित कर दिया। सही बात। तो वो 10 सिर जो हैं वो 10 कोई सर थोड़ा ही है, वो अलग अलग उनकी जो करते हैं, उनकी जो बुरी आदतें थी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सत्य का तो एक सर काफी, तो इसलिए उसको दबाया तो जा ही नहीं सकता। अगर आप सच हैं, धरातल पर हैं और आप हवा में नहीं हैं तो निश्चित है कि कहीं कोई दबाने की कोई बात ही नहीं है। आप अपनी बात कह करके मानी जाए न मानी जाए, जब आप सहज हैं तो फिर बाध्य भी नहीं करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। सर आप अपनी लाइफ में इतने सहज रहते हैं, तो अभी आपसे थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या आप अपनी वाइफ के साथ कभी आपकी लड़ाई भी होती है? जाहिर सी बात है, तो क्योंकि जिस तरह का आपका बिहेवियर लगता है तो मुझे नहीं लगता होगा। नहीं, मानव स्वभाव है, 2, 3, 4 आदमी जब मिलते हैं तो आप एक तरह के आदमी दुनिया में नहीं बन सकते। हर व्यक्ति यूनिक है, आप भी अद्वितीय हैं, आप भी अद्वितीय, मैं भी अद्वितीय हूँ, हम सब लोग यूनिक हैं। कोई ये तो जिस दिन फोटोस्टेट मशीन से निकलने शुरू होंगे आदमी तब एक से होंगे, वरना तो नहीं हो सकता। एक से नहीं होते हैं तो कई वैचारिक टकराव होते हैं, आपकी अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं, सामने वाले की अपनी प्रतिबद्धताएं होती हैं। सहजता आपको ये सिखाती, सहजता आपको दबना नहीं सिखाती, सहजता आपको सिखाती कि सामंजस्य कैसे स्थापित करना, वो है सहजता। अब सहजता ये नहीं है कि जैसे मैं इतना सहज हूं कि मैंने सर्दियों के गर्मी में एक ही तरह के वस्त्र धारण, ऐसा नहीं। आपको सामंजस्य स्थापित करना है, तो वो व्यवहार में भी है, आपके हर चीज में है। तो वो सामंजस्य किस तरह से आप स्थापित कर पाते हैं, जैसे मित्रों से करते हैं। दुनिया में हर आदमी तो ऐसा नहीं होता है कि जो जिससे लड़ाई की जाए, है ना, और हर आदमी ऐसा नहीं होता है जिससे प्रेम किया जाए। तो आप मिल करके चलते हैं। तो सर जब आप कभी नाराज होते हैं तो आपकी वाइफ क्या आपको शायरी गाकर मनाती है? सर मनाते होंगे शायरी गाकर। ऐसा कुछ नहीं, हमारी रुचि बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट टीचर अध्यापिका रह चुकी हैं। और वो उसका अपना एक, क्योंकि आजकल ये कि अध्यापिकाओं से आप पूछे तो उनके अपने रूटीन होते हैं। आजकल अध्यापकों को इतने काम होते हैं, वो आपको लेसन पढ़ के सुनाती होंगी। और दूसरा ये है कि हम लोग ना जॉइंट फैमिली में जब आप रहते हैं ना, जैसे माँ मेरे साथ में रहती है, तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। फिर आप वो चीजें नहीं कर पाते। आपको पता है कि आपको बुजुर्ग सामने है, तो किसी भी पार्टनर की तरफ से कोई गलत बात होगी भी नहीं, क्योंकि जब बुजुर्ग हमारे बीच में, तो लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें हैं, उन पर तो होनी भी चाहिए, नहीं तो आप कर भी नहीं सकते। बहुत सी किताबें भी तो आप पढ़ते हैं, तो आप पढ़ करके आपको लगता है कि ये नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ किताबें होती हैं जिनको आप थोड़ी देर पढ़ते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। जी सर रेडियो और आकाशवाणी पे अगर अपने वापस आए तो मतलब आजकल इतनी हाई टेक्नोलॉजी का टाइम है, मतलब नेटवर्किंग, सोशल मीडिया इतना वास्ट हो रहा है, तो इतने चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो फील्ड है उसकी एग्जिस्टेंस कितनी लंबी रहने वाली है, या समय के साथ कम हो जाएगी, या ऐसी ही रहेगी? जी। क्या लगता है आपको? दरअसल क्या है कि कोई भी माध्यम है वो उसकी गुडविल जो है ना, वो उसकी उम्र तय करती है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसकी साख, जिसकी जो गुडविल है वो इतनी मजबूत है कि जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देकर के अगर आपको समझाऊं, हमारे यहाँ अमूमन कहावत बनी होती है, अगर किसी से आप समय पूछते हैं कितना समय हुआ, तो आप बताएंगे कि 12:15 बजे, बोलेंगे नहीं आप लगता है नहीं रेडियो से मिली हुई करें। हाँ जी, आप देखिए ये आदत है ना। तो और रेडियो की तरफ से जब हम लोग समय बताते हैं कि ठीक 2 बजे, तो उसके बाद कोई आदमी तर्क नहीं करता किसी दूसरे से, तो वो यही करता है आप 2 बज गए, वो ही नहीं सोचता देख लें शायद 1:45 ही हुए, उनको पता है। ये है रेडियो की गुडविल।
उसकी बात पता है कि रेडियो के माध्यम से जो बात कही जाएगी वो एक तो वल्गर नहीं होगी, दूसरा ये होगी कि वो सर्वहित की बात होगी उसमें, क्योंकि रेडियो की अपनी एक सीमा ये होती है कि रेडियो न तो किसी जाति के पक्ष में बात करता है, न किसी जाति के विपक्ष में बात करता है, न किसी राजनीतिक विचारधारा के पक्ष की बात करता है, न उसके विपक्ष की बात करता है। वो संतुलित बात होती है रेडियो में, जो सत्य है वो संतुलित होता है, वही सामने आता है। तो बाकी जो आज देख रहे हैं जितने चैनल्स हैं कुछ भी हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं, उनको किस चीज पर प्रोपेगेंडा करना है, किस चीज को दबा करके रखना है, उनके जो आका होते हैं उन पर निर्भर करता है सारा का सारा। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता, इसलिए रेडियो की ऑथेंटिसिटी, अब किसी एक चैनल को देखते हुए आदमी ये सोच लेता है कि यार ये तो उनका चैनल है, ये उनका, ये ऐसी चीजें चलती रहती है। रेडियो को जब सुनता है तो उसके मन में कुछ नहीं आता, वो कहता हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा। ठीक है, रेडियो पर वो चीज जो महत्वपूर्ण है उसमें देरी हो सकती है, हाँ। क्योंकि माध्यम ऐसा है कि एक सिस्टम से चलता है, हाँ। क्योंकि क्षण करके सारी चीजें आती हैं। वहां बिना क्षण सब कुछ आने वाला है, वहां तो बात कह करके तत्काल माफी भी मांग लेंगे। कल हमने जो आपको ये दिखाया था ये गलत था, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। रेडियो से कभी नहीं सुना होगा कि हमने कल जो आपको वार्ता सुनवा दी वो गलत थी और आज से कभी नहीं होता ऐसा। तो रेडियो के साथ ये होता है कि वो बिल्कुल छना हुआ एकदम फिल्टर्ड जो है वो आप तक जाता है और वो उपयोगी होता है। सर आपने इतनी सारी वार्ताएं की है रेडियो पर, सबसे ज्यादा बढ़िया आपको वार्ता या मतलब जो सबसे यादगार वार्ता रही है वो किसके साथ रही? वार्ताएं जो इंटरव्यूज जो किए हैं, जी बहुत सारे रहे हैं। जैसे एक तो मैंने इंटरव्यू किया था निदा फाजली, एक बहुत बड़े शायर। हाँ जी। तो निदा साहब से मैंने एक इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए। सिरसा में कोई कवि सम्मेलन था तो उसमें मुझे भी बुलाया गया था और उन्हें भी बुलाया गया था और बहुत सारे लोग थे। तो मैं वहाँ गया तो मैंने जो उस कवि सम्मेलन में तो भाग लिया ही, साथ ही मेरी इच्छा थी कि मैं निदा साहब से इंटरव्यू करूँ, मैं पढ़ता था। हाँ। तो मैंने उनसे बात की और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समय दिया और बैठ करके हमने लगभग 20 मिनट का इंटरव्यू था, मैंने 1 घंटा उनसे बात की। तो मुझे वो बहुत यादगार, मुझे लगा कि कितने विद्वान व्यक्ति से मैं जितना उनको पढ़ करके समझ रहा था उससे कई गुना ज्यादा उनसे मिलने पर मुझे लगा कि लोग, हमने कबीर को और मीरा को उतना नहीं पढ़ा होगा जितना कि उन्होंने एक दूसरे धर्म से होते हुए उन्होंने कबीर और मीरा को पढ़ा। उन्होंने जो बात जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में भी गीत लिखे, कंगना बनाए थे, उनसे मैंने इंटरव्यू किया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा यादगार था। बाकी मैंने आपको बताया कि वो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, उनका जब इंटरव्यू किया तो वो बड़ा, उस समय मेरी नौकरी बिल्कुल नहीं थी, मैं रेडियो में 3-4 साल हुए थे और इतने बड़े व्यक्ति, मंजुल साहब हमारे जो मुरली मनोहर मंजुल हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने ये आदमी तय किए कि कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पर राष्ट्रपति को जाना था तो अलग अलग टीम बनी। तो मुझे एक जगह लगाया गया कि ये वहाँ जाएंगे और सबकी कोशिश थी कि इंटरव्यू करना है सबको जहाँ मिल जाए जो। तो मुझे जो लगाया गया था वहाँ एक लेक एंड करके होटल है वहाँ पर, और एक था मोती मगरी जगह थी। तो मैं एक जगह उनका इंटरव्यू कर नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा सा उनको लगा कि अब इंग्लिश वाले थे वो बोलने वाले, और अब हम लोग जो बात करेंगे इंग्लिश में बात करेंगे, शुरुआत कर देंगे, आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। तो एक फोबिया भी होता है, हालांकि अब वो नहीं, आज भी धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप हो जाते हैं। लेकिन वो इंटरव्यू जब मैंने उनका किया तो वो उन्होंने जो माइक मेरे हाथ से ले लिया और गाड़ी पर उनकी पत्नी, वो और उनका दोहिता था, वो वहाँ आए हुए थे। तो माइक उन्होंने मेरे हाथ में लिया और एक हाथ तो माइक पर रख लिया, मेरा भी था उनका भी था, दूसरा हाथ उनका मेरे कंधे पर था। तो मैं जब उनसे इंटरव्यू कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, तो मुझे यूँ लगता है जैसे मेरा जिस कंधे पर उन्होंने हाथ रखा हुआ मेरा पूरा शरीर ऐसे दिखा, क्योंकि उस समय में क्या आपके पास भाव काम करता है कि यार देश के राष्ट्रपति ने आपके कंधे पर हाथ रखा हुआ, जहाँ तक कि आप सुन सकते हैं, पहुंचना तो दूर की बात होती। और कुछ नए बाद में तो क्या अनुभव होते चले गए, बहुत सारे लोगों से कोई बातें हुई तो लगा कि ये मीडिया में ये चीजें कॉमन है, लेकिन वो शुरुआत था तो एक बड़ा अलग किस्म का एक वो था। तो वो बड़ा एक यादगार इंटरव्यू था और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक रिपोर्ट बनी थी जब उसका प्रसारण हुआ था। इस तरह से और भी बहुत सारे लोग थे जिनसे बातें हुई, तो उनसे मुलाकातें कुछ। अब निदा साहब का जिक्र किया था, आप देखें निदा साहब ने जब मुझसे बात की तो मुझे कहा कि आप ये इंटरव्यू मुझे भेजेंगे कैसे? तो मैंने कहा जी मैं आपको मेल कर दूंगा। तब तक ये मेल चल पड़े थे।
तो कि ठीक है आप ऐसा करो अपना फ़ोन नंबर मेरे को दो। तो मैंने कहा मैं भी देता हूँ आपको। तो मैंने कहा जी आपके फ़ोन में लिख देता हूँ। कि नहीं ये फ़ोन तो मैं बाहर जाता हूँ विदेश में तो दूसरा होता है फ़ोन। तो मुझे बोले कि आप खड़े हो। मैंने तो खड़ा किया। वो बोले सामने ना एक आई वो उसमें जो टॉनिक होता है ना जो आंखों में डालते हैं वो एक शीशी पड़ी थी आंख में आई ड्रॉप वाली। तो कि वो पड़ी। मैंने कहा हाँ पड़ी है कि इसके पीछे लिख दो। अच्छा। तो मैंने कहा गुरु जी इसके पीछे कि हाँ ये मेरे साथ रहती जहाँ भी मैं जाऊँ। और उसके बाद में ये देख लीजिए कि 12 अक्टूबर या 14 अक्टूबर उनके जन्म तिथि होती थी। तो उनके निधन से ठीक पहले तक 12 अक्टूबर को जब मैं फ़ोन करता था तो मैं उनको बधाई देता था हमेशा। और जैसे मैं फ़ोन करता था तो पहला उनका जो होता था जवाब ये होता था उनका जो हाँ भाई चड्ढा सीधे। कहने का मतलब है कि किस दर्जे के वो व्यक्ति थे और उनकी जो सहजता थी को व्यक्ति को दुनिया में रोजाना हजारों व्यक्तियों से मिलते होते, लेकिन जब जो दिल में बैठ गया जिनसे हमने बात करी उसको फिर आदमी कैसे भूल सकता। ये ऐसी सहजता जीवन में होनी चाहिए। बात करके लग रहा है कि आपके वाला जमाना शायद हमारे वाले जमाने से बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उस टाइम बेशक मीडियम कम थे लेकिन शायद लोगों के अंदर अपनापन थोड़ा ज्यादा था। बिल्कुल है। और ये बात ना आप जब बड़ी ये बहुत सामान्य सी बात है। दरअसल होता क्या है कि हमारी एक कुछ नेचर ऐसी होती है मानव की कि हमेशा उससे पिछला जो समय है वो अच्छा लगता है। हाँ जी। हम अपने मदर फादर से पूछते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि वो जमाना कितना अच्छा था, वो बहुत बढ़िया अंग्रेजों का जमाना था, ये था ऐसा था वैसा था। मेरी माँ से पूछे होता है कि वो जमाना बहुत बढ़िया था, आजकल क्या है। तो ये होता है। तो आज जो समय निकल रहा है आज से 10 साल बाद 20 साल बाद आप भी कहेंगे कि ये जमाना इसको आज आप कह रहे हैं ठीक नहीं, इसको हम ठीक कहने लगे। ये ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव है होता है। जिस घर को छोड़ करके नए घर में आते हैं तो हम कहते हैं कि वहाँ यार वो बात इसमें नहीं, सब कुछ होगा, कुछ ऐसा होगा जो नहीं होगा तो वो कमी आपको दिख जाएगी। तो ये मानव स्वभाव होता है। तो सर अभी आपसे इंटरव्यू करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपकी फिलॉसफी को हमने काफ़ी हद तक जाना। तो आप जाते जाते हमारे दर्शकों को अपना क्या मतलब देना चाहेंगे, दर्शकों को क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि हम सभी जो है वो एक अच्छा अपनी लाइफ में अचीव कर पाए? जी मैसेज तो देखिए मैं तो अभी खुद सीखने के दौर में, हर आदमी होता है और हर उम्र में होता है। इस बात इतनी है कि हमने क्या अपने जीवन में से सरलता सहजता को निकाल दिया, उसकी जगह हमें उसकी अहमियत नहीं पता है कि हमें लगता है कि भाग दौड़ ही सब कुछ है, अर्थ ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है या जो भी है। ठीक है बहुत कुछ है पैसा लेकिन सब कुछ नहीं। आप जितना जो कुछ करना चाहते हैं अपने लिए समय अगर आप निकाल लेते हैं तो आप उतने देर तक सहज रह पाते हैं। तो कोशिश हर आदमी को होनी चाहिए वो अपने लिए समय निकाले, क्योंकि ये बड़ा व्यस्त समय है। बहुत कुछ तो माध्यम ऐसे हैं आप उनमें व्यस्त रहते हैं, कुछ क्या है कि एक हमारी संस्कृति ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम करना चाहता है। पहले होता था कि 5 आदमियों का परिवार में एक व्यक्ति काम करता था, 2 व्यक्ति काम करते थे, ऐसा नहीं था। अब क्या है कि आपको पढ़े लिखे परिवार ऐसे मिलेंगे, मैं तो कह रहा हूँ मोर देन 70% आपको मिलेंगे कि उनके घर में 5 मेंबर हैं और पांचों अर्न करते हैं। लेकिन समय नहीं है उनके पास में, उनमें सुविधाएं सारी कुछ है, सब है उनके पास, लेकिन उनके पास अपने लिए समय नहीं है। अक्सर ऐसे कार्टून्स देखे रहते हैं, 5 लोग बैठे हैं परिवार में और 5 अपने मोबाइल में। तो ये चीजें खतरनाक है क्योंकि संवाद खत्म हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। मैंने पहले आपसे कहा कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो वो संवाद कायम रहे तो हमें हमारे जीवन में सहजता रखनी चाहिए, अपने जीवन अपने लिए समय निकालना चाहिए। अपने लिए समय निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम कुछ किताबें पढ़ें, कुछ मित्रों से मिलें, बातें करें, अपने लिए समय निकालें, पुराने दोस्तों से नए दोस्तों से। हम लोग अभी कुछ समय पहले से जो हमारे बचपन के साथी थे, जो स्कूल एजुकेशन में साथ थे, वो 5-7 मित्र सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गए। तो वो ये क्या करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी के नज़दीक, जैसे हनुमानगढ़ अगर कोई आ गया गंगा में, तो वो 5 एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह 7-8 बजे जाते हैं उसके घर पे, तो चाय से लेकर के शाम की चाय तक वहीं पड़ जाते हैं। वो पुरानी बात है। फिर हम लोग टीचर से बात करते हैं, अपने टीचर जो जीवित हैं उनसे बात करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर उनको कई बार तो टीचर्स के साथ में भी होता है, टीचर्स भी जिनसे हम पढ़ते थे, जिनसे हमने इतनी पिटाई खाई, उनके पास में मैं कई बार जाता हूँ तो वो देखते ही ना मुझे, जिसको भी हम देख के डरते तो वो पहले गले लगाते हैं,
एक तो मेरे टीचर थे वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, तो उनका भतीजा मुझे लेकर के क्या तेरे को याद करते हैं कभी कभी। मैं गया उनके पास में तो वो अकेले बैठे बिल्कुल एक कमरे में। मैंने जाकर के उनके पैर छू देखा, देख कर फिर वो उसने पूछा कि इसको पहचाना आपने? उनके पास में रेडियो पड़ा तो बोले ये। और फिर वो मेरे से मिले और इतना रोए हल्के हुए। ऐसे ही कुछ एक अध्यापक मेरे थे, वो दिवंगत हो गए। एक दिन वो घर आ गए, सुबह से लेकर रात तक मेरे घर रहे। वो चल मेरे स्टूडियो में गए, स्टूडियो में वो ऐसे घूम रहे थे जैसे कि ये सब कुछ मेरा ही है, क्योंकि मेरा शिष्य है। ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। मेरे एक लेक्चरर थे, उनको मैंने टॉक के लिए बुलाया, तो वो स्टूडियो में गए, स्टूडियो में बैठ करके वार्ता रिकॉर्ड की। मैं वापस आ गया, हम लोग बैठ गए ड्यूटी रूम में, तो वो अपना बैग भूलाए थे। तो वो जान के मैं बैग, मैंने कहा आप बैठो, मैं लेके आता हूँ। तो मैं लेके आया, फिर वो बोले कि मैं पानी की जगह, मैंने कहा रुको, मैं बाहर गया तो मैंने उनको ग्लास में पानी वानी दिया। तो वो जाते वक्त ना जब वो मेरे से मिले तो यहाँ आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है? बोले यार ये तो तू जैसे कर रहा है तो बच्चे भी नहीं करते हैं हमारे। तो लेकिन एक वो स्वभाव होता है आपका, आप नहीं छोड़ पाते इतना, अच्छा लगता है आपको, खुद को अच्छा लगता है। हम करके नहीं देखते, करें तो लगे कि अच्छा लगेगा, उनको जब लगेगा तो हमको लगेगा। सर अभी जैसे आप टीचर की बात कर रहे हो, तो इससे पहले जो हमने ख्याली सारंग जी वाला पॉडकास्ट किया था, तो मेरे भी एक टीचर का मैसेज आया, शोभा गौड़ मैम है, तो उनका भी जब मैसेज आया ना, तो मुझे भी अपने दिल से इतनी खुशी हुई जैसे अभी आप ये बता रहे हैं। होती स्वभाव है ना हमारा, इमोशंस हमारे बीच में है। क्योंकि टीचर्स मुझे लगता है कि हम उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल होते हैं। वो समय, कुछ समय भी ऐसा था कि वो टीचर की जो बात होती है जो आज नहीं मिलती, वो आज तो नैतिक शिक्षा कहाँ है? ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चा अधलेटी अवस्था में पढ़ रहा है। स्कूल में अगर हम जाते हैं तो हमें बैठना भी सिखाया जाता था, हमें खड़े होना, हम टीचर्स को फॉलो करते थे। इवन कि ऐसा भी होता था कि टीचर्स जिस तरह से हाव भाव करते हैं हम लोग करने लगते थे, वो नेचर बन जाती थी हमारी। तो ये चीजें कहाँ है आज, कहाँ है? कोई हमें, हमारे सामने आदर्श नहीं है कि हम किसको फॉलो करें। तो जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनको फॉलो करके हमें कुछ मिल नहीं सकता। तो ये संकट की घड़ी, लेकिन हर समय होता है, ऐसा हमेशा होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है हमारे शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। और सर की ये बुक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, मेरे प्रतिमान, और सर के बारे में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी। तो देखते रहिए लेट्स गपशप। अब मिलते हैं हम एक अगले पॉडकास्ट में एक नई महान हस्ती के साथ। आज की हमारी महान हस्ती थी राजेश चड्ढा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।